हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 उसका हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। कागज़ को गीला करने के लिए पानी कहाँ से आया? क्या पानी नमक से निकला? नहीं, पानी वायु से आया जो जलवाष्प के रूप में उपस्थित है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडे होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देती है। यानी क्या होता है, जब हवा जो है सो कोई भी ठंडा अगर यदि सतह पर जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपना जो जलवाष्प है वो ठंडी होकर मतलब वो ठंडा हो जाता है और क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे संघनित हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ से वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, यानी क्या हो रहा है कि बिना ऑक्सीजन का हमारा मोमबत्ती जल नहीं रहा। ठीक, यहाँ पे बंद है तो यहाँ पे भी नहीं जल रहा है, यहाँ लगभग जल के बुझ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ये जल रहा है। ठीक, तो क्यों? तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं इस क्रियाकलाप को। ठीक, तो 3 समान आकार की मोमबत्तियाँ जलाइए। वहाँ पे जला दिया गया था। एक मोमबत्ती को छोटे गिलास से, दूसरे मोमबत्ती को बड़े गिलास से ढकिए एवं तीसरी मोमबत्ती को खुला रखिए। कुछ देर बाद आप क्या देखते हैं, क्या जिस मोमबत्ती को छोटी गिलास से ढका हुआ है वह जल्दी बुझ जाता है और बड़ी गिलास से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ देर बुझती है, जबकि जिस मोमबत्ती को नहीं ढका हुआ जलती रहती है। यानी क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग 3 तरीके के गिलास से जो है 2 तरीके के गिलास से यहाँ पे इसको कवर किया गया है। ठीक, जो छोटा था उसमें क्या था कि हवा का आयतन कम था तो जल्द ही वहाँ पे जो है सो हवा जो है सो वो ख़त्म हो गया, जिसके कारण वो बुझ गया। इसमें थोड़ा ज़्यादा हवा था तो क्या हुआ, थोड़ा देर तक रुका, फिर उसके बाद ये जो है सो ये कंप्लीट जो है सो बुझ गया। लेकिन ये बिना हवा, यानी इसमें बिना कोई भी इसमें उथी नहीं लगाया था, क्या कोई भी मतलब गिलास नहीं था तो वो जलते ही रहा। ठीक, तो ये किसका खेल था? तो ये सरासर वायु की यानी ऑक्सीजन की खेल था। ठीक, जलने की प्रक्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। वायु एक अवयव ऑक्सीजन है। प्रयोग में लाए गए गिलास में वायु एक सीमित मात्रा में थी। जब यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा उपयोग कर ली गई, मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाई और बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती को अधिक ऑक्सीजन मिली, इसलिए वह ज़्यादा देर तक जलती रही, जबकि तीसरी मोमबत्ती को खुली वायु से ऑक्सीजन मिलती रही, अतः वह अंत तक जलती रही। तो यही बात है जो हम लोगों ने यहाँ पे बोली, वही बात है। ठीक, अब वायु में जो है सो हम लोग नाइट्रोजन देखेंगे। हम लोग ऑक्सीजन देख रहे हैं, बिना ऑक्सीजन का ये जल नहीं सकता है। तो क्रियाकलाप 3 पे यहाँ पे हम लोग आते हैं कि आपने देखा कि मोमबत्ती के बुझने के बाद भी वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। वायु का सबसे बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ वह नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा वायु में अधिक मात्रा में होती है और यह वायु के लगभग 4/5 भाग घेरती है। चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देखिए, जब मोमबत्ती बुझ जाता है तो क्या होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा जगह वहाँ पे बच जाता है। ठीक, तो वहाँ क्या होता है, वायु का सबसे बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ वह नाइट्रोजन है, यानी जो वहाँ पे नहीं मतलब वहाँ पे जल नहीं रहा है, जिसके कारण वहाँ पे जो अंदर में है वो कौन सा गैस आ गया है, तो वो नाइट्रोजन गैस आ गया है। ठीक, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन अपेक्षा वायु में अधिक मात्रा में होता है। और नाइट्रोजन हम लोगों को पता है कि हमारा इन्वायरमेंट में जो है सो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है, तो वो आके वहाँ पे भर जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। यदि वायु में केवल ऑक्सीजन गैस ही रहती तो एक जगह आग लग जाने पर वह हर जगह फैल जाती और आग को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं होता है। यानी क्या, हवा में टोटल खाली ऑक्सीजन ही होता तो क्या होता है, जहाँ तहाँ जब मन तब आग लग जाता है और उसको बुझाना बहुत ही इम्पॉसिबल वाला काम होता है। ठीक, उसी प्रकार यदि वायु में सिर्फ नाइट्रोजन गैस रहती तो क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, जीव जंतुओं को सांस लेना मुश्किल होता है और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता है। क्या ऊंचाई पर जाने से वायु यानी ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है? तो ये बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि आपको अनुभव होगा कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहने पर सांस लेना अत्यधिक कठिन हो जाता है। जब हम लोगों की इन्वायरमेंट में, हम लोगों की ये दुनिया में अगर यदि वायु की मात्रा कम हो जाए तो क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन की भी मात्रा कम जाएगी, जिसके कारण हमें क्या हो जाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। ठीक, अपने पर्वतारोही को ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय अपने साथ ऑक्सीजन को सिलेंडर लेते जाते देखा होगा।
तो वो उसके साथ क्यों लेते जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लेयर बढ़ता है, ठीक, ऊपर जैसे जैसे जाता है हमारा जो है सो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो घटती जाती है, ठीक। तो देखिए इस तरह से जो है सो पीछे वाला टैंक जो है ये अपना ऑक्सीजन का टैंक लेके जाता है, ठीक, अपना सुरक्षा के लिए। उसके बाद हम लोग वायु में, अभी हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसके बारे में पढ़ेंगे। जाड़े के कुछ दिनों में कुछ लोग बंद कमरों में लकड़ियां जलाकर आग सेंकते हैं। ऐसे कमरों में कुछ समय बाद घुटन महसूस होने लगता है। इसी कारण लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कमरे में एकत्रित हो जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। जब कुछ भी पदार्थ चलता है तो वहाँ से क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति भी होती है, ठीक। चलिए, उसके बाद है कि आप जानते हैं कि सभी जीव जंतु श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे एवं जीवों के सड़ने से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वायुमंडल में चली जाती है। यानी क्या होता है, पेड़ पौधा जब सड़ जाता है तो वहाँ से भी क्या होता है, ये वायुमंडल में जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायु में धूल कणों की उपस्थिति। तो अंदर कमरे में टॉर्च जलाकर उसके प्रकाश को ध्यान कीजिए। टॉर्च के प्रकाश कुछ कण हवा में इधर उधर तैरते दिखाई देते हैं। यह चमकते हुए कण धूल कण है। इससे यह पता चलता है कि वायु में धूल कण भी उपस्थित रहता है। इससे एक और क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यानी जब हम एक बंद कमरा में जाके अगर यदि एक सिर्फ टॉर्च को जलाएंगे तो उसके टॉर्च को रास्ता जो है उसमें बहुत सारा धूलकण दिखाई देता है, ठीक। तो वो कहाँ पे होता है, वो हवा में ही होता है, ठीक। अब ये रहा क्रियाकलाप 4। आपने विद्यालय में धूप या घर में धूप वाले कमरे के सारे दरवाजे एवं खिड़कियां बंद कर दीजिए तथा पर्दे डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कीजिए। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश हो उस सूर्य से दरवाजा खिड़की को थोड़ा सा खोलिए, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री द्वारा कमरे के अंदर आ सके। तो इस प्रकार से आ रहा है। तो इसमें जब हम लोग देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, तो इसमें छोटा छोटा धूलकण दिखाई देगा। वो कहाँ पे दिखाई देगा, तो स्पेशली हवा में हम लोगों को ये दिखाई देगा। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि वायु में जो है सो धूलकण भी मात्रा भी पाई जाती है। उसके बाद है कि आपको सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूमते हुए नजर आएंगे। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं और ये जो है सो चेंज होते रहता है, ठीक। चलिए, अब यहाँ से हम लोग आते हैं कि अब तक अपने वायु की संरचना के बारे में जाना, क्या इसकी घटकों की मात्रा अलग अलग होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे कितना वायु है। तो वायु में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा लगभग 99% होता है, जिसमें नाइट्रोजन वायु का लगभग 4/5वां भाग करता है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और धूलिकण एवं अन्य गैसें होती है। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा क्या होता है हवा में, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का 99%, मात्र 1% दूसरा होता है और ये दोनों मिलकर ही पूरा कंप्लीट रहता है, ठीक। उनमें से जो है सो नाइट्रोजन कितना 79% और 20% ऑक्सीजन और 1% जो है सो अन्य जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑर्गन हो गया, ये सब गैस जो है सो पाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका चलिए मिट्टी में वायु। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है ये वो टॉपिक है मिट्टी में कैसा वायु पाया जाता है या फिर नहीं। इससे पता चलता है कि मिट्टी छोटे छोटे कणों से मिल बनी होती है एवं उन कणों के बीच जो खाली स्थान यानी छिद्र होता है उसमें वायु रहती है। जब जल इन छिद्रों में प्रवेश करती है तो वहाँ वायु के बुलबुले के रूप में बाहर आती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में जब ज़्यादा बरसात होती है तो मिट्टी में उपस्थित बाहर वायु जो है सो क्या होता है बाहर आ जाती है, ठीक। और इसमें रहने वाले छोटे छोटे जीव वायु की खोज में बाहर आ जाते हैं। और जो कभी कभी हम लोग देखेंगे छिद्र जो होता है या हम लोग छेद जिसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है हवा भरा हुआ रहता है। जैसे उसमें पानी डालते हैं तो क्या बुलबुले जैसे फिरने लगता है, ठीक। और उसमें जो जीव होता है वो वायु की तलाश में बाहर भी आने लगता है। कभी कभी सांस लेने के लिए सभी जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि मिट्टी में वायु न रहे तो मिट्टी के अंदर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। यानी मिट्टी के अंदर भी अगर यदि वायु नहीं रहे तो वहाँ के जीव जो है सो मुश्किल हो जाएगा उसको रहने के लिए। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होता है। आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का भी उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई इस ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जंतु भी श्वसन क्रिया में करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पौधे एवं जंतु किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो हम लोगों को ये पता है कि पौधे और जंतु जो है सो
बहुत ही एक दूसरे के क्या है पारस्परिक संबंध भी है और निर्भर भी करता है। ठीक, अब वायु का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ पे किया जाता है कि वायु सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप जान सकते हैं कि वायु का अन्य उपयोग क्या है? चलिए हम लोग नेक्स्ट उपयोग जो है सो इसके बारे में पढ़ते हैं। इधर पवन चक्की, तेज वायु क्या करता है, पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने के लिए होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करता है, यानी जब तेज हवा चलता है तो उसका भी उपयोग हम लोग करके एक क्या कर सकते हैं, तो विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग पानी भी निकलवा सकते हैं नीचे से ट्यूबवेल से, और आटा चक्की का भी मशीन यहाँ से चल सकता है। ठीक, वायु के अन्य कार्य, तो अन्य कार्य क्या हो, वायु बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है जिससे विभिन्न स्थानों पर वर्षा होती है। क्या होता है, हवा के ही कारण जो है सो हमारा ऊपर में कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि बादल जो है सो बढ़ते जाता है, तो किसके कारण, तो हवा के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि यह पौधों के बीजों को इधर उधर फैलने में सहायक करता है। साथ ही क्या करता है, जो पौधा होता है उसका बीज जो है सो जब हवा बह के गिरता है तो यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है हवा के माध्यम से। नेक्स्ट है, यह पक्षी, चमगादड़ एवं कीटों को उड़ने में भी मदद करता है। सभी जंतुओं को उड़ने में भी मदद करता है। यदि यह अन्य कणों का भूसा से अलग करने में भी सहायता करता है। ठीक, लास्ट है इसका कि यह नाव के खेने में मदद करता है। ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में भी सहायता करता है। इतना सारा उपयोग जो है सो वायु का है। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका जो है सो हम लोग अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।